नमस्कार साथियों, मैं विवेक दलेला, भव्या एजुकेशन चैनल की बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र कक्षा 6 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी कक्षा 5 के वीडियो पार्ट 2 के रूप में ये कक्षा, जिसमें मैं शिक्षण विधियों के प्रकार भिन्न भिन्न जो हैं उसके बारे में आपको अवगत कराऊंगा। मेरा प्रयास रहेगा गागर में सागर के रूप में आपको सभी शिक्षण विधियां जो हैं वो जानकारी में आपके आ जाएं, आप उनके बारे में अच्छी तरह से समझ सकें और अपनी सीटीईटी और यूपीटीटी परीक्षा 2026 में उससे संबंधित आने वाली पेडागोजिकल जो प्रश्न हैं शिक्षण विधियों के, उन्हें आसानी से सटीकता के साथ हल कर सकें। तो अपनी कक्षा को हम शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसे कि कक्षा 5 में हमने जाना था पार्ट 1 में कि शिक्षण विधियां क्या है, तो एक बार उसको हम लोग विहंगम अवलोकन कर लेते हैं कि शिक्षण विधि सिद्धांतों, रणनीतियों और तकनीकियों का एक व्यवस्थित समूह है जो जिसका उपयोग शिक्षक छात्रों को ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए करते हैं। यह हमने जाना था कि शिक्षण विधियां जो है वो व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाती हैं और ये उनका लक्ष्य होता है, और जिसके लिए वो तरह तरह की शिक्षण तकनीकों का प्रयोग में करती हैं। जहाँ शिक्षण तकनीकी का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, ज्ञान को स्थायी रूप से प्रदान करना। तो ये हम अंतर और प्रकार अपनी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। जो भी शिक्षण विधियों के अर्थ, सिद्धांत, शिक्षण विधि प्रविधि में अंतर, इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो वो मेरी इसी कक्षा से ठीक पहले कक्षा 5 का वीडियो देख सकते हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर मेरी कक्षा आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें अपने साथियों तक और लाइक अवश्य करें, और जो भी अपनी शंकाएं हैं या वीडियो पसंद है तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं। शिक्षण विधियों के प्रमुख प्रकार जब हम पढ़ने की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर ये ध्यान में रखना होगा कि शिक्षण विधियों को कुछ प्रकारों में उप प्रकार में बांटा गया है। जैसे कि जो मैंने पहला प्रकार लिया है, जो ए आपके रूप में आपको दिख रहा है, टीचर सेंट्रिक मेथड्स, यानी कि शिक्षक केंद्रित विधियां। ये क्या है? शिक्षक केंद्रित विधियों से तात्पर्य क्या है? ऐसी शिक्षण की विधियां जिसमें कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक मुख्य भूमिका में रहता है और शिक्षार्थी श्रोता मात्र एक भूमिका में रहता है। सारी जो एनर्जी लेवल है जो शिक्षक के पास से जाता है छात्रों के पास में, पर छात्रों की तरफ से कोई विशेष प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलती, और इस पूरी शिक्षण प्रक्रिया के या अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक ही केंद्र में रहता है, वही जानकारी देता है, और उसका उद्देश्य भी ये होता है कि वो अपने बच्चों को जानकारियां प्रदान करे। शिक्षक केंद्रित विधियों में सबसे प्राचीन विधियों के रूप में भी और सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली जो विधि है वर्तमान में भी, वो है नंबर 1 पे आप देखिए, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि क्या है? शिक्षक इसमें जो पाठ्य विषय से संबंधित जानकारी है वो छात्रों को प्रदान करता है, और इसके लिए जो है वो पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करता है। शिक्षक मौखिक जानकारी प्रस्तुत करता है, छात्र सुनते हैं, उससे नोट्स बनाते हैं, और इस विधि का फायदा क्या है कि बड़ी मात्रा में जानकारी जो है वो अल्प समय में या कम समय में छात्रों को प्रदान की जा सकती है, लेकिन इसमें छात्रों की सक्रियता जो है वो कम होती है और करके सीखने के अवसर भी कम मिलते हैं। तो इसलिए ये शिक्षण विधि उतनी प्रभावी नहीं होती है, लेकिन उच्च शिक्षा संस्थानों में या जहां शिक्षार्थियों का बड़ा समूह हो, वहां पर यह शिक्षण प्रदान करने की उपयोगी विधि के रूप में जानी जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि शिक्षक जानकारी प्रस्तुत करता है, छात्र सुनते हैं, और उच्च शिक्षा या बड़े समूह के लिए ये विधि उपयोगी होती है। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ ये? चलिए अगली विधि पर हम आते हैं, जो हमारी विधि नंबर 2 है। देखिए, प्रदर्शन विधि या डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। देखिए, किसी भी ऐसे विषय को अगर हम विज्ञान या गणित का या भूगोल का कोई विषय पढ़ा रहे हैं, और उस विषय को पढ़ाने के दौरान अगर हम बच्चे को विषय का ज्ञान सही प्रकार से कराना चाहते हैं तो ये प्रदर्शन विधि उस रूप में हमारे लिए उपयोगी होती है। शिक्षक किसी प्रक्रिया को करके दिखाता है जिससे अमूर्त ज्ञान ठोस और वास्तविक बन जाता है। जो किताबों में चीजें लिखी हैं, जैसे कि आपने किसी बच्चे से कहा कि अगर आप किसी पानी को गर्म करोगे तो वो भाप बन जाता है, तो ये आपकी किताब में एक बात लिखी हुई है, लेकिन इसको अगर आप वहां पर प्रदर्शन करके दिखाएं कि आपने क्या किया कि एक बर्तन में जो है पानी को गर्म किया कक्षा में और दिखाया बच्चों को कि देखिए इसमें जो धुआं उठ रहा है
अगर आप इसके ऊपर कोई बर्तन लगा देते हैं तो उसमें पानी की बूंदें बन जाती हैं। तो ये जो भाप बन रही है, ये प्रक्रिया जो है वाष्पीकरण की, आप उस कक्षा में बच्चों को समझा सकते हैं। तो ये जो मेथड होगा, ये क्या प्रदर्शन विधि का मेथड होगा। तो प्रदर्शन विधि कक्षा में अमूर्त ज्ञान को ठोस और वास्तविक बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। लेकिन यहाँ भी एक समस्या है कि छात्र इसमें देखता है, सुनता है, समझता है और व्यावहारिक रूप से अध्ययन करता है। लेकिन इसमें भी शिक्षक जो है वो प्रदर्शक की भूमिका में होता है और छात्र मात्र दर्शक की भूमिका में होता है। ये अलग बात है कि छात्र का समझ, जुड़ाव और व्यावहारिक कौशल इस विधि में विकसित होते हैं, पर ये विधि भी छात्रों में अगर इस पे ध्यान से ना दिया जाए तो छात्रों को निष्क्रिय बना सकती है। हाँ, हम तरीका प्रयोग में ला सकते हैं कि इसमें छात्रों की सहभागिता बढ़ाएं, उनको भी अपने साथ में लाएं, लेकिन फिलहाल इस विधि में भी शिक्षक जो है वो मुख्य रूप से केंद्र में होता है और ये व्यावहारिक कौशलों को विकसित करती है। और विज्ञान या तकनीकी या जो आपके भूगोल जैसे विषय है या पर्यावरण से संबंधित जो विषय है, उनके लिए ये उपयोगी विधि के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। नंबर 3 में आपको दिख रहा है शिक्षण विधियों में शिक्षक केंद्रित में कहानी विधि। शिक्षक कहानियों के माध्यम से ज्ञान, नैतिक मूल्यों का संचार करता है। देखिए, ऐसा होता है कहानी विधि आपकी छोटी कक्षाओं में प्रयोग में लाई जाती है। इसमें क्या होता है, बच्चों के अंदर जो है कहानी के माध्यम से हम नैतिक मूल्यों का विकास करते हैं। साथ ही साथ कहानी के माध्यम से ही हम उसकी भाषा का भी विकास करते हैं। आपने पंचतंत्र की कहानियां आपने अगर पढ़ी हो तो आपको ध्यान होगा कि एक राजा था, उस राजा थे, उसके 3 पुत्र थे, बड़े उद्दंड थे। फिर वो एक ऋषि के पास लेकर के गया, ऋषि ने उन बच्चों को पालने का और शिक्षा देने का बीड़ा उठाया और उन्होंने क्या किया कि वहां पर कहानी, प्रतिदिन एक कहानी सुनाते थे और उसमें प्रश्नोत्तर पूछ कर कहानी सुनाने के बाद उसके माध्यम से बच्चों का नैतिक और जो है शैक्षिक विकास उन्होंने, मानसिक विकास उन्होंने किया। तो कहानी विधि छोटे बच्चों के लिए काफी उपयोगी है और ये विधि के माध्यम से बच्चे जुड़े भी रहते हैं कक्षा में और उनका ध्यान भी जो है वो आपकी तरफ केंद्रित रहता है। लेकिन इस विधि में भी शिक्षक मुख्य केंद्र में होता है। चौथी विधि है शिक्षक केंद्रित में प्रश्नोत्तर विधि, सॉक्रेटिक मेथड। अब ये सुकरात से संबंधित विधि है। सुकरात जो है वो प्रश्नोत्तर विधि का जन्मदाता भी कहा जाता है। उसने अपनी जो विधि अपनाई थी वो क्या करता था कि कहीं भी जहाँ युवाओं का समूह इकट्ठा होता था, उनके बीच में चला जाता था और जाने के बाद उनके बीच में एक शंका प्रस्तुत करता था जिसमें उत्तर जो है वो सुनने वाला ही देता था, जो युवा होते थे। लेकिन जब वो उनके उन उत्तरों पर भी शंका उत्पन्न करता था, तो वो उसको अपने उत्तर को सही साबित करने के लिए एक और उत्तर देते थे। उस पर भी वो शंका प्रस्तुत करता था, यानी प्रश्न के रूप में। और इस प्रश्न उत्तर की स्थिति में एक स्थिति ऐसी आती थी कि जो सामने वाले युवा होते थे वो निरुत्तर हो जाते थे और उसके बाद वो उसकी बात को सुनने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते थे। इस विधि में क्या होता है कि जो श्रोता होता है या विद्यार्थी होता है, वो केंद्र में नहीं होता बल्कि केंद्र में शिक्षक होता है। शिक्षक प्रश्न पूछता है और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि धीरे-धीरे जो आपके मन का ज्ञान होता है, जो अव्यवस्थित है या जो सही तरह से ये कह सकते हैं व्यवस्थित रूप में नहीं है, वो बाहर निकल के आता है और फिर आप मानसिक रूप से तैयार हो जाते हो शिक्षक को सुनने के लिए। और फिर शिक्षक संबंधित विषय वस्तु का ज्ञान व्यवस्थित रूप से आपको देता है और आप अपने मानसिक धारणाओं में उन ज्ञान को ग्रहण करते हो। तो ये आपका जो प्रश्नोत्तर विधि है सुकरात की विधि से संबंधित है और इसमें नियंत्रण जो है वो कक्ष शिक्षक के हाथों में होता है। अच्छी विधि है, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अगली स्लाइड पे हम लोग आते हैं। सेकंड स्लाइड में आप देखेंगे बी मैंने जो लिया हुआ है ये छात्र केंद्रित विधियां, ऐसी शिक्षण विधियां जो जिसमें जो है छात्र मुख्य भूमिका में होता है। अब ऐसी विधियां जो है वर्तमान में निश्चित तौर पे बहुत आसानी से यूज की जाती हैं और सही भी रहती हैं क्योंकि हमारा जो वर्तमान एनईपी 2020 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो भी यही कहता है कि छात्रों को केंद्र में रख के, छात्र को सक्रिय रख करके आप शिक्षण कीजिए। तो अब देखते हैं कौन कौन सी विधियां हैं। नंबर 1 देखिए परियोजना विधि। परियोजना या प्रोजेक्ट मेथड जो है, ये मेथड वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए जो छात्र होता है उसको स्वक्रियाशील करता है और यहाँ पर शिक्षक का काम जो होता है वो ऐसी परिस्थिति निर्माण करना और उसके बाद मार्गदर्शक की भूमिका में रहना। लेकिन समस्या का हल जो है वो छात्र स्वतः ही ढूंढते हैं। ये परियोजना विधि की विशेषता होती है। तो परियोजना विधि में वास्तविक दुनिया की समस्याओं पे हम काम करते हैं। इस विधि के 4 मुख्य पद होते हैं: परिस्थिति का निर्माण,
योजना बनाना, योजना का क्रियान्वयन और मूल्यांकन। परिस्थिति का निर्माण क्या है कि शिक्षक कक्षा में ऐसी परिस्थिति का निर्माण करता है कि शिक्षार्थी को समस्या विशेष की तीव्रता अनुभव होने लगती है। दूसरा इसमें क्या है कि योजना बनाना, तो जब वो समस्या उस बच्चे को अनुभव होती है तो वो उस पर हल करने के लिए योजना बनाने का कार्य करता है। फिर अपनी योजना को क्रियान्वयन करता है और मूल्यांकन करके देखता है कि उसने जो योजना बनाई या समस्या का हल किया वो कितने हद तक सफल रहा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि देखिए अभी 26 जनवरी आ रही है, गणतंत्र दिवस। तो शिक्षक ने बच्चों के सामने एक समस्या रखी कि हम लोग स्वतंत्र ये गणतंत्र दिवस जो है कब मनाते हैं? तो बच्चों ने कहा कि 26 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो संविधान लागू हुआ था। अब इसके बाद हमने पिछली साल 26 जनवरी में कैसे मनाया था? तो बच्चे बताएंगे कि हमने जो है 26 जनवरी में झंडा फहराया, उसके बाद जो है लोगों ने अपने बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए, गणमान्य लोगों ने अपने भाषण दिए, फिर उसके बाद मिष्ठान का वितरण हुआ। तो अब टीचर ये कहेगा कि और इस वर्ष हम गणतंत्र दिवस को क्या और अच्छे ढंग से मना सकते हैं? तो बच्चों के दिमाग में समस्या आएगी, तो शिक्षक कहता है ठीक है, चलिए आप लोग एक जो है इस वर्ष गणतंत्र दिवस और अच्छे से कैसे मना सकते हैं उसकी एक योजना बना करके और उसको मेरे पास लाइए। अब बच्चों ने क्या योजना बनाई कि झंडा अभिवादन कार्यक्रम, साहित्यिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनी एक आयोजन, उसके बाद एक परिदृश्य कार्यक्रम जिसमें हम 26 जनवरी से संबंधित जो झांकियां वो प्रस्तुत करेंगे। तो इस तरह से हम परियोजना विधि में बच्चों के सामने वास्तविक जीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करते हैं कि उन्हें वो समस्या अनुभूत हो, फिर वो उस पे योजना बनाते हैं, लागू करते हैं, उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो 4 पद होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगली विधि पर, समस्या समाधान विधि। देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो परियोजना विधि है, इसके जन्मदाता या इसके जो प्रतिपादक हैं वो किलपैट्रिक है, जो कि जॉन ड्यूवी के शिष्य हैं। और समस्या समाधान विधि जो है, इसके प्रतिपादक माने जाते हैं जॉन ड्यूवी। याद रखिएगा, ड्यूवी होता है, डीवी नहीं होता है। तो समस्या समाधान विधि में हम क्या करते हैं, किसी समस्या को बच्चे के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है जिसका हल बच्चे को स्वतः स्वगति से और स्व अनुभव से निकालना होता है। डिफरेंस क्या होता है? परियोजना विधि एक व्यापक विधि है, जबकि समस्या समाधान विधि उसके सामने हम कह सकते हैं कि एक लघु विधि है और ये उसका अंग भी है। समस्या समाधान विधि तर्क द्वारा किसी समस्या का मानसिक स्तर पर हल ज्ञात करने की प्रक्रिया है। तर्क द्वारा मानसिक स्तर पर हल ज्ञात करने की प्रक्रिया है। इस विधि में क्या होता है, शिक्षण आयोजित किया जाता है, शिक्षक शिक्षार्थियों की समस्या को व्यवस्थित रूप से हल देने का प्रशिक्षण भी दे सकता है। और इसमें शिक्षा जो परियोजना विधि और समस्या समाधान विधि है, इसमें कुछ समानताएं हैं। जैसे कि परियोजना विधि में शिक्षक कक्षा में ऐसी परिस्थिति निर्माण करता है कि शिक्षार्थी को समस्या विशेष की तीव्रता अनुभव हो, और समस्या भी जो चुनी जाती है वह जीवन की वास्तविक परिस्थिति की होती है। लेकिन अंतर क्या है कि प्रायोजना विधि और समस्या समाधान विधि में जो अंतर है, परियोजना में शिक्षार्थी समस्या का हल ज्ञात करने के लिए क्रियात्मक रूप से प्रयास करते हैं, एक्टिवली जो है एफर्ट्स करते हैं। वहीं समस्या समाधान विधि में शिक्षार्थी समस्या का मानसिक स्तर पर हल ज्ञात करके ही संतोष प्राप्त कर लेता है। ये डिफरेंस है कि एक में परियोजना में क्रियात्मक रूप से एक्टिवली जो है वो एक्टिव होगा, और समस्या समाधान में मानसिक स्तर पर तर्क के माध्यम से हल प्राप्त कर लेगा। ध्यान रखेंगे, परियोजना किलपैट्रिक, समस्या समाधान डीवी, दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगली विधि पर आते हैं, पूछताछ आधारित शिक्षा। देखिए इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जिसमें प्रश्न पे ही आपकी शिक्षा बेस शिक्षण विधि बेस कर रही है। तो अब आप कहेंगे कि जो पिछली अभी हमने पढ़ी थी प्रश्नोत्तर, जैसे सॉक्रेटिक मेथड हमने कहा था, उसमें और इसमें क्या अंतर है? तो ध्यान रखेंगे, सॉक्रेटिक मेथड में प्रश्न पूछने का कार्य शिक्षक कर रहा है, केंद्र में है, शुरुआत करता है और लास्ट में छात्र उसको सुनते हैं। लेकिन पूछताछ आधारित शिक्षण विधि में, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मेथड में या टीचिंग मेथड में, छात्र प्रश्न पूछते हैं, जांच करते हैं अपने प्रश्न के उत्तरों के जो टीचर दे रहा है, और अपने ज्ञान का निर्माण भी करते हैं। और वो अपने प्रश्न के उत्तर स्वयं भी ढूंढते हैं, जिसके लिए विभिन्न माध्यम है। किताब का माध्यम यूज कर सकते हैं, अपने किसी साथी से, घर से, या आजकल तकनीकी का युग है, इंटरनेट के माध्यम से अपना जो है प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं, उसकी जांच करते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। जैसा ब्रूनर ने कहा, सक्रिय ज्ञान का निर्माता है। ठीक है, एनईपी भी हमारी यही कहती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो पूछताछ आधारित शिक्षा में शिक्षार्थी केंद्र में है, प्रश्नों को पूछता भी है और उसको उत्तर ढूंढने का प्रयास भी करता है। ठीक, तो ये अंतर हो गया। अब अगली विधि में आते हैं, गतिविधि आधारित शिक्षा।
देखिए, छात्र एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या होता है, छात्रों को व्यावहारिक अनुभवों से जोड़ा जाता है, जिससे करके सीखने पर बल मिलता है। तो गतिविधि आधारित शिक्षण में क्या है, व्यावहारिक अनुभवों से जोड़ा जाता है। अब इसमें क्या है, एक तरीका है छात्र केंद्रित, जिसमें बच्चे प्रयोग, खेल, प्रोजेक्ट और व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से सक्रिय रूप से सीखते हैं, जिससे ज्ञान केवल रटने की बजाय अनुभव और समझ से आता है। उसमें छात्रों की जिज्ञासा, समस्या समाधान कौशल, रचनात्मकता और टीम वर्क को बढ़ावा मिलता है। अच्छा, सीखने की प्रक्रिया भी आकर्षक और प्रभावी बनती है, जो हमने कहा है कि एक अच्छी शिक्षण विधि का गुण भी है और उसके सिद्धांत भी हैं। अब इसमें क्या है, जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि गतिविधि आधारित शिक्षण में आप क्या करते हो, जो भी टीचर हैं वो अपनी कक्षा में प्रयोग भी करते हैं। जैसे कि पैसे का हमको लेन देन समझाना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, व्यापार नाम का एक गेम खेल लिया। कुछ बच्चे दुकानदार बन गए, कुछ खरीदार बन गए, कुछ परिवार के जो है सदस्य बन गए, और इस तरह से उनमें कुछ हमने जो है मुद्राएं दी और उनसे वो खेल खिलाया, तो उसे मुद्रा का लेन देन और प्रबंधन समझ में आएगा। सोशल साइंस में एक गेम होता है नकली संसद बना देना, या अदालत का आयोजन करना, जिसमें एक बच्चा जज बने, कुछ वकील बने, कुछ अपराधी बने, कोई बचाव पक्ष के बने। तो इस तरह से हम उनको जो है ज्ञान करा सकते हैं। मिट्टी के खिलौने बनवाना, पेंटिंग, ड्राइंग करवाना, या ज्योमेट्रीय आकृतियां गणित में उसको बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का प्रयोग करवा देना। तो यहाँ बच्चा जब स्वयं गति के माध्यम से ये कार्य करता है, इन गतिविधियों में जब वो जुड़ करके कार्य करता है, सहभागी होकर के, तो उसे उसका अनुभव मिलता है। और मेरी एक बात ध्यान रखना कि जिस शिक्षण विधि में जो एडगर डेल वाला कॉन्सेप्ट है, जितनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होगा और जितना ज्यादा तरीके से होगा, उतना ही वो शिक्षण विधि प्रभावी होगी और अधिगम स्थायी होगा, अधिगम विधि वो प्रभावी होगी। तो यहाँ पर आप गतिविधि आधारित शिक्षण इफेक्टिव है, क्योंकि यहाँ ज्ञानेंद्रियों को काम करने का मौका मिल रहा है, और ये स्थायी भी होगा ज्ञान, क्योंकि खुद करके सीख रहा है, करके सीखना। अब आ जाते हैं हम लोग खोज आधारित अधिगम, जो पांचवी विधि है छात्र केंद्रित में, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग। छात्र स्वयं खोज करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, और इसमें शिक्षक के मार्गदर्शन में। देखिए, खोज आधारित अधिगम में कभी कभी जो बड़े कक्षाओं में होते हैं, मान लेते हैं जो उच्च शिक्षा के बच्चे हैं, वो तो स्वतः ही, जैसे कि जो पीएचडी कर रहे हैं, थीसिस कर रहे हैं, अपनी समस्या चुनते हैं, फिर उस पर खोज करते हैं। और इंटरमीडिएट में अगर हम आते हैं, तो वहां पे हमें शिक्षक के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। पीएचडी में भी है, वहां पर भी एक गाइड है। ठीक है, तो मार्गदर्शन तो है, लेकिन उस समस्या को चुनना और उस समस्या के समाधान पर खोज करने का काम जो है वो बच्चा कर रहा है। ये एक रचनावादी शिक्षा पद्धति है, कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है टीचिंग मेथड है। ओके, आपने पढ़ा भी है कि रचनावाद जो है, इसमें प्रश्न बहुत आते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे कि ये रचनावाद पर आधारित है। किस पर आधारित है? रचनावाद पर आधारित है। ठीक है, तो रचनावाद पर आधारित पद्धति है ये। अब इसमें क्या होता है कि छात्र निष्क्रिय रूप से जानकारी सुनने की बजाय अपनी जिज्ञासा और अंतर्ज्ञान का उपयोग करते हैं और ज्ञान की खोज के लिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि एक विज्ञान की कक्षा में शिक्षक क्या कहता है कि उसे एक टॉपिक पढ़ाना है कि पौधे कैसे बढ़ते हैं, तो बच्चों के सामने उसको बच्चे जो है उससे शिक्षक से पूछें, और शिक्षक उन्हें बताए की बजाय शिक्षक छात्रों को विभिन्न मिट्टी, पानी और प्रकाश की स्थितियों में बीज बोने और उनकी वृद्धि का अवलोकन करने और रिकॉर्ड करने के लिए जो है कह देता है। अब बच्चे जब स्वयं वो चीज करके और उसके बाद उसमें से अपना जो भी उन्हें स्थितियां दिखती हैं नोट करके लाते हैं, तो उनके ज्ञान का विस्तार होता है और वो ज्ञान स्थायी होते हैं। वहां शिक्षक क्या कर सकता है कि जो उनकी कुछ शंकाएं हैं उनका समाधान कर दे, और जो कुछ भी वो लेके आए उसका जांच करके अगर उसमें कोई त्रुटियां हैं उसको सही कर दे। और गणित में भी हम कर सकते हैं कि सूत्र रटने की बजाय छात्रों को ज्यामिति में आकृतियों के गुण गुण जैसे क्षेत्रफल, परिधि के विभिन्न तरीकों से माप कर और पैटर्न ढूंढ कर स्वयं समझने देने के अवसर प्रदान करें। तो इस तरह से खोज आधारित शिक्षा में भी छात्र मुख्य भूमिका में है और शिक्षक की भूमिका है, लेकिन वो मार्गदर्शक के रूप में है। तो अब अगली स्लाइड पे हम आ जाते हैं। अगली स्लाइड में देखिए, छठवां हमारी जो शिक्षण विधि है, चॉइस बोर्ड और बहु प्रारूप असाइनमेंट। इसको जरा सा आप ध्यान में देंगे, ये हमारे लिए बहुउपयोगी है। चॉइस बोर्ड क्या होता है? देखिए, चॉइस बोर्ड हो या बहुप्रारूप असाइनमेंट, ये छात्रों को गतिविधियों और कार्यों को चुनने की स्वतंत्रता देते हैं, जिससे उनकी रचनात्मकता बढ़ती है। फिर वही कंस्ट्रक्टिविज्म आ गया, यहाँ पे रचनावाद आ गया। ठीक है, अब पहले हम बात कर लेते हैं कि चॉइस बोर्ड क्या है। तो जरा आप ध्यान दीजिए, स्क्रीन पर एक इमेज मैंने बना रखी है, ये वोकाबुलरी चॉइस बोर्ड। यहाँ पर क्या है, शिक्षक ने वोकाबुलरी चॉइस बोर्ड दिया शब्दों के संबंध में, और बच्चे के सामने ऑप्शन है कि वो उस दिए गए शब्द जो भी शिक्षक पूछ रहा है, राइट अ सिनोनियम फॉर द वर्ड। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर देता देखिए, राइट अ सिनोनियम फॉर द वर्ड, स्क्रीन बड़ा नहीं हो रहा है। ड्रा ए
पिक्चर टू शो द वर्ड, या तो जो शब्द मैंने आपसे पूछा उससे संबंधित कोई चित्र बना दीजिए। पहले वाले में क्या था कि उसका कोई एक सिनोनियम दे दीजिए आप पर्यायवाची के रूप में या समानार्थी शब्द। फिर कहता है एक्सप्लेन द वर्ड, वर्ड के बारे में अगर आप कुछ जानते हो तो उसकी व्याख्या कर दीजिए। राइट अ सेंटेंस विद द वर्ड, या उस शब्द का एक वाक्य बना दीजिए प्रयोग करके। ठीक है। टेबल अ फोटो और वीडियो क्लिप शोइंग द वर्ड, ऐसी कोई फोटो या वीडियो क्लिप दिखा दीजिए जिसमें उस शब्द से संबंधित कोई गतिविधि हो जाए। और फिर क्या है, ब्लैंक स्पेस, जिसमें इसके अलावा अगर छात्र किसी रूप में उस शब्द के बारे में कुछ प्रदर्शित करना चाहता है तो वो इस मीनू को चॉइस बोर्ड के सिलेक्ट करेगा और उस शब्द के बारे में अपनी बात बताएगा। मतलब कि शिक्षक ने छात्र के सामने एक वर्ड दिया, इंग्लिश में ही उसने मान लीजिए एक वर्ड दे दिया फीड, या उसने दे दिया फूड। अब फूड के ऊपर वो कहता है या तो फूड का सिनोनियम बताओ, या उस पर कोई चित्र बना दो, या उसके एक्सप्लेन कर दो कि उस फूड क्या है, या उससे संबंधित जो है आप बना दीजिए। तो चॉइस बोर्ड में बच्चे के सामने विकल्प है कि वो जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर किस तरह देना चाहता है। यहाँ उत्तर में उसको बांधा नहीं गया है, बल्कि उसे विकल्प दे दिया है कि तुम अपनी समझ के अनुसार इस जो प्रश्न है उसका उत्तर दो। तो छात्रों को विभिन्न गतिविधियों का एक ग्रिड मिलता है जिसमें वो अपनी सीखने की शैली, रुचि, गति के अनुसार किसी भी विषय का अन्वेषण कर सकते हैं, अपनी समझ प्रदर्शित कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर छात्रों को अपनी राय और विकल्प प्रदान करने से उनकी सहभागिता और स्वामित्व भी बढ़ता है। तो ये आपकी विधि जो है आधुनिक विधि में बहुत महत्वपूर्ण विधि है, जिसमें छात्र सक्रिय भी रहता है और छात्र केंद्रित भी रहता है। अगली जो इसमें देखिए दिया हुआ है बहुप्रारूप असाइनमेंट। बहुप्रारूप असाइनमेंट क्या होते हैं? तो देखिए वे कार्य जो छात्रों को एक ही सामग्री या अवधारणा पर काम करते हुए विभिन्न प्रकार के मीडिया या प्रस्तुतियां बनाने की अनुमति देते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को पारंपरिक लिखित निबंधों से परे जाकर के अपनी समझ व्यक्त करने के लचीलेपन को पेश करना। अब देखिए सीधी सी बात है कि आप पहले जमाने में क्या होता था कि आपने छात्रों से कहा कि भाई आप लोग, छोटे बच्चों पे हम लोग आ जाते हैं, गाय पर एक निबंध लिखो। तो गाय पर निबंध लिखो, या अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड पर जो है एक आप ऐसे लिख करके लाओ। तो यहाँ आप बच्चे को निबंध जो है वो लिखित रूप में लिख के ले आता है और उस पे मार्क दे देते हैं। लेकिन जो बहुप्रारूप असाइनमेंट है ये सुविधा देता है कि वो उस निबंध को हाथ से भी लिख के ला सकता है, कंप्यूटर से टाइप करके भी ला सकता है, वो वीडियो फॉर्म में भी लेकर के आ सकता है, वो उस पर एक पीपीटी प्रेजेंटेशन भी बना सकता है। मतलब ये नहीं है कि हमने आपको टॉपिक दिया कि अब मेरा प्रिय मित्र या बेस्ट फ्रेंड, या हमने कहा गाय पर आपको निबंध लिखना है या गाय के बारे में आपको बताना है, तो वो बताने के लिए आप केवल निबंध ही और लिखित रूप में ही एक पारंपरिक विधि यूज करो। आप जैसे उस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करना चाहते हो, जिस तरह से करना चाहते हो, छात्र स्वतंत्र होता है और इसमें उसके पास अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने के विकल्प मिलते हैं। तो ये कार्य छात्रों को एक ही सामग्री या अवधारणा पर काम करते हुए विभिन्न प्रकार के मीडिया या प्रस्तुतियां बनाने की अनुमति देते हैं। अब ये बात समझ में आई जो ये ऊपर वाली दो लाइनें हैं? और इसका उद्देश्य क्या है कि पारंपरिक लिखित निबंधों से परे जाकर के बच्चों को या छात्रों को अपनी समझ व्यक्त करने का अवसर देना। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब अगली स्लाइड पर आते हैं। आधुनिक और मिश्रित विधियां, मतलब यहाँ पर क्या है कि हमने जो मेथड यूज किए हैं वो मॉडर्न भी हैं और मिक्स्ड भी हैं। पारंपरिक और उसको अगर आप मिला जुला रूप यूज कर लेते हैं, जैसे कि व्याख्या विधि में अगर आप छात्रों को भी सम्मिलित करते हो प्रश्नोत्तर के माध्यम से, या आप उनको जो है अपने कोई एक अवसर देते हो कि वो भी उस टॉपिक पे कुछ बोल सकें, तो इस तरह से आप क्या करते हो कि उस विधि की परंपरा जो एक शिक्षक केंद्रित विधि है उसको छात्र केंद्रित की ओर अग्रसित करते हो। ठीक, अब आके आते हैं आधुनिक एवं मिश्रित विधियां। सबसे पहली विधि है सहयोगी या सहयोगात्मक शिक्षण। इसमें क्या होता है भाई, कोलैबोरेटिव या कोऑपरेटिव लर्निंग में छात्र समूहों में काम करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और मिलकर सीखते हैं, जिससे संचार कौशल विकसित होता है। देखिए सहयोगी या सहयोगात्मक शिक्षण को हम पीयर लर्निंग के रूप में भी देख सकते हैं, जहां पर हमने क्या किया कि छात्रों के समूह बना दिए। अब यहाँ पर क्या है कि किसी एक चीज में छात्र को, मान लीजिए अगर हम छोटी कक्षाओं की बात करते हैं, तो वहां पर अगर एक बच्चे को जो है दो इकाई का दो संख्याओं का जोड़ आता है, दूसरे को गुणा आता है, तो इस तरह से वो आपस में अपने एक दूसरे को कौशल लेन देन कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर फायदा क्या मिलता है कि दोनों ही समूहों में या जो समूह बनाए जाते हैं
वो आपस में जब मिल करके काम करते हैं तो उनके बीच में एक तो सहयोग विकसित होता है, दूसरा जो कमियां या कौशल एक दूसरे में नहीं है वो एक दूसरे से हम सीख सकते हैं। अगली विधि पर आते हैं, फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम जैसा कि हमने पढ़ा था अपनी एक वीडियो 5 में, मैंने कहा था इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा कि जो फ्लिप्ड क्लासरूम है, इसमें छात्र घर पर सीखते हैं और कक्षा में अभ्यास करते हैं। देखिए क्या हो रहा है, सामान्यतः क्या होता है, हम घर में क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं होमवर्क के माध्यम से और कक्षा में सीखते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, छात्र घर पर सीख रहे हैं और कक्षा में अभ्यास कर रहे हैं। तो क्या हुआ, भूमिकाएं पलट गई, फ्लिप्ड हो गई, घूम गई। तो फ्लिप्ड माने क्या है, भूमिकाओं को पलट देना। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो इस विधि में क्या है, कक्षा के अंदर व्याख्यान देने और घर पर होमवर्क करने की पारंपरिक प्रक्रिया को उलट दिया जाता है। छात्र घर पर वीडियो, रीडिंग या ऑनलाइन सामग्री से अपने किसी सहयोगी के माध्यम से नया ज्ञान सीखते हैं और कक्षा में जो समय खर्च होता है वो जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है उस पर चर्चा, समस्या समाधान और शिक्षक के मार्गदर्शन में गहन गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे छात्र केंद्रित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिलता है और एक जो ज्ञान है वो स्थायी हो पाता है। ठीक है, तो फ्लिप्ड क्लासरूम में भूमिकाएं उलट जाती हैं। ठीक, क्लियर हुआ। अगला विधि हमारी क्या है, गेमिफिकेशन। देखिए कुछ ऐसे चीजें हैं मैं लेके आया हूं जिसके बारे में अभी आप परिचित नहीं थे और ये हमारी सीटीईटी और यूपीटीटी परीक्षा के लिए बहुउपयोगी है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। अगर कोई कंफ्यूजन आपको लगता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में रखिए या मेरे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर जो ऊपर आपको इसका लिंक दिख रहा होगा इस पर जा करके आप मुझे वो अपनी शंकाएं पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा मैं उसका समाधान करूं। और आपसे मेरा निवेदन पुनः है कि अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें, कमेंट करें और अगर सब्सक्राइब ना किया हो, जो कि ऐसा है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये मेरा आपसे निवेदन है। तो गेमिफिकेशन, सीखने में खेल के तत्वों और डिजाइन को इस्तेमाल करना ताकि लोगों की सहभागिता, प्रेरणा और जुड़ाव बढ़ाया जा सके और मुश्किल या उबाऊ कामों को मजेदार बनाया जा सके, जिसमें पॉइंट्स, बैज, लीडर बोर्ड, चुनौतियां शामिल होती हैं। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, शिक्षा प्रणाली को खेल नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि शिक्षा प्रणाली या सीखने के प्रक्रिया में खेल के तत्वों का उपयोग किया जा रहा है। खेल में क्या होता है, जो नंबर 1 पे आता है या जो जल्दी बता देता है उसको हम कोई बैच दे देते हैं। ठीक है, कोई पॉइंट्स दे देते हैं कि तुमने ये, अच्छा चलो हम लोग खेल, वो चोर सिपाही वाला खेल होता था ना, जिसमें पॉइंट्स हम लोग एक जगह टेबल बना देते थे, 4 लोग की इसके इतने नंबर हो गए, इसके इतने हो गए। तो इसी तरह पढ़ाई में भी हम पॉइंट्स का कर दें कि जो हमको भाई ये बच्चा होमवर्क करके लाया है, इसने इतने प्रश्न सही किए, इसको इतने पॉइंट्स मिल जाएंगे। अच्छा इसके सारे प्रश्न सही हैं, इसको भाई ये लीडर हो गया। ठीक, ये एक आपने बुलेटिन बोर्ड बना दिया क्लास में और आज के दिन इस विषय की कक्षा में जो मैंने काम कराया पढ़ाया उसका जो भी प्रश्न पूछे इसने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए, तो ये लीडर बोर्ड में लीडर बन गया। इसने किया, इसके इतने पॉइंट है, अगली बारी और प्रयास करेगा इसके। तो इस तरह से वहां पर एक खेल की भूमिका बनाई गई। पढ़ाई यहाँ पर प्राइमरी रहेगी, सीखना जो है वो मुख्य तत्व रहेगा, लेकिन उसमें हम गेम के जो नियम है या उसके तत्वों को हम सम्मिलित कर ले रहे हैं। तो खेल के साथ ये शिक्षण प्रक्रिया क्या कहलाई, गेमिफिकेशन। तो याद ध्यान रखेंगे, इसमें क्या होता है, बच्चों की सहभागिता, उनकी प्रेरणा, जुड़ाव बढ़ाया जाता है। भाई फायदा क्या मिलता है जब हम इस तरह से पढ़ाते हैं, तो बच्चों को खेल में वैसे भी स्वाभाविक रुचि होती है। निश्चित तौर पे खेल में बच्चे की स्वाभाविक रुचि होती है और इसीलिए कहा जाता है खेल से जोड़ करके पढ़ाइए, तो उसमें उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, रुचि उसकी होगी, प्रेरणा उसको आएगी। तो वो चीज आती है, इस विषय का उबाऊ तत्व खत्म होता है और इस प्रक्रिया के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया मजेदार बन जाती है। ठीक है, और सीखना क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। ठीक, अगली स्लाइड पे आते हैं, दल शिक्षण या टीम टीचिंग। देखिए पीयर लर्निंग क्या था, उसमें बच्चे आपस में ग्रुप ग्रुप बना करके सीख रहे हैं। ठीक, और एक दूसरे से जो उनकी शंकाएं समाधान कर रहे हैं, कौशल सीख रहे हैं। टीम टीचिंग जो है ये एक नया मॉडल है। इसमें क्या होता है, एक शिक्षण मॉडल जिसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक मिलकर छात्रों के एक समूह को पढ़ाते हैं, उनकी योजना बनाते हैं, समावेशी परिवेश में विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञताओं का लाभ उठाते हैं। ठीक है, अब फायदा क्या है देखिए,
अगर दो या दो से अधिक शिक्षक हैं तो उनमें क्या है, अनुभव में भी अंतर होगा, योग्यता या उनकी कुशलताओं में भी अंतर होगा, स्वाभाविक है। ठीक ऐसी स्थिति में टीम टीचिंग विधि का जब आप प्रयोग करते हैं तो प्रत्येक अध्यापक के अनुभव और योग्यता का लाभ छात्रों को मिल जाता है। जैसे किसी विद्यालय में अगर मान लीजिए कक्षा 6 से 10 तक में प्रत्येक कक्षा में 2 सेक्शन हैं और भूगोल के 2-2 अध्यापक हैं। तो पहले अध्यापक का जो है स्टेटमेंट या उनका लेक्चर बहुत इफेक्टिव है और दूसरे अध्यापक की जो मैपिंग है यानी कि रेखा चित्र बनाने की जो कौशल है वो बहुत अच्छा है। तो इससे फायदा क्या होगा कि एक अध्यापक जो है वो आपको क्या कर रहा है, थ्योरेटिकल पढ़ा रहा है और दूसरा जो है रेखा चित्र माध्यम से शब्द दृश्य सामग्रियों के माध्यम से अध्यापन कर रहा है उस विषय का। तो बच्चों में दोनों ही कौशल विकसित हो जाएंगे और विषय की समझ बढ़ेगी। तो टीम टीचिंग के माध्यम से हम बच्चों को और अधिक लाभान्वित कर सकते हैं। ठीक, अगला जो शिक्षण विधि है वो देखेंगे हम, डिजिटल प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण। अगली विधि हमारी है टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग। तो डिजिटल प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण क्या है? इंटरनेट, कंप्यूटर, अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके सीखने की प्रक्रिया को अधिक आकर्षक, सुलभ और प्रभावी बनाना, जिसमें ऑनलाइन कोर्स, वीडियो, एप्स और मल्टीमीडिया सामग्री भी शामिल होती है, जो छात्रों को उनकी गति, शैली के अनुसार सीखने में मदद करती है। साथ ही शिक्षकों को भी शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए नए उपकरण देती है। इसमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से जो पहल है, सरकारी पहलें, जैसे कि भारत में दीक्षा पोर्टल या ऐप, स्वयं पोर्टल, पीएम ई विद्या जैसे प्लेटफॉर्म इस कार्य को कर रहे हैं और प्राइवेट में भी कर रहे हैं। जैसे हम भी आपके लिए संग क्या है, डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही तो जुड़े हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है आज का। तो इसमें जैसे कुछ टॉपिक मैंने अभी आपको दिए, दीक्षा, स्वयं और पीएम ई विद्या, इनके बारे में भी आप जान लीजिए। डिजिटल प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण तो आपको क्लियर हो गया ना कि इसके माध्यम से क्या होता है, दूर दराज के छात्र भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो मल्टीमीडिया का प्रयोग क्या करता है, सीखने को मजेदार और आकर्षक और रुचिकर बनाता है। एक और फायदा होता है, छात्र अपनी गति और समय के अनुसार सीख सकते हैं। जैसे कि आप मेरा ही वीडियो देख रहे हैं, आप किसी काम में लगे तो आपने इस वीडियो को पॉज कर दिया, दोबारा जब काम से फ्री हो गए तब सीख लिया। नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार देख लिया, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें फायदा क्या है कि आप अपनी गति, अपनी समझ स्तर और अपने समय के अनुसार सीख सकते हैं। दूर दराज में जो मुझसे नहीं भी डायरेक्ट मिल पा रहे हैं छात्र, वो भी सीख ले रहे हैं। तो ये बहुत एक अच्छा मेथड है आज के समय में शिक्षण का और ये हमको उपयोग किया जा रहा है वृहद रूप से। लेकिन यहाँ पर हमें मुख्य क्या देखना है, पीएम ई विद्या। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ टॉपिक हैं, उनको जरा ध्यान दीजिएगा अपनी परीक्षाओं के दृष्टिगत। पीएम ई विद्या क्या है? भारत सरकार की एक पहल है जो वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा सामग्री की पहुंच प्रदान करती है, जिसके लिए टीवी चैनल, रेडियो, पॉडकास्ट और दीक्षा पोर्टल जैसे माध्यम का उपयोग किया जाता है। ये कोविड-19 महामारी के दौरान शिक्षा को जारी रखने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। दूसरा आता है दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल क्या है? ये प्राइमरी एजुकेशन में तो बहुत मोस्टली यूज किया जा रहा है, माध्यमिक में भी। इसमें क्या होता है कि आप शिक्षक भी जो है अपने विषय वस्तु से संबंधित जो टॉपिक्स हैं उनसे संबंधित वीडियो देख सकता है, उसको क्लियर कर सकता है पढ़ाने से पहले। छात्र भी जो है अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें क्यूआर कोड दिया होता है, ऐप के माध्यम से स्कैन करता है तो उसको टॉपिक जो है बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, वीडियोस दिए रहते हैं, उसमें अभ्यास कार्य के भी वीडियो होते हैं। तो बड़ा अच्छा तरीका है जिससे छात्र और शिक्षक दोनों ही बहुत अच्छे से सीख सकते हैं और इसका प्रयोग करना चाहिए अपने शिक्षण में। स्वयं क्या चीज है? तो स्वयं का पहले फुल फॉर्म समझ लीजिए, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो ये स्वयं का फुल फॉर्म है। ये भारत सरकार का एक ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल है। ये भारत सरकार का एक ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल है जिसका काम क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन तक के छात्रों को 9 से लेकर कक्षा 9 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के छात्रों को मुफ्त इंटरेक्टिव और उच्च गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रम प्रदान करना। इसके 3 सिद्धांत हैं, पहुंच, समानता और गुणवत्ता। और उसी को प्राप्त करने के लिए ये पोर्टल बनाया गया है और इसमें जो सामग्री है वो देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयार की गई है। तो ध्यान रखिएगा, ये तरीके हैं जिसके माध्यम से डिजिटल जो साक्षरता या शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। अगली स्लाइड पे आते हैं, तार्किक विधियां। तार्किक विधियां, यहाँ पे तर्क का उपयोग हो रहा है, उन्हें तार्किक विधियां कहते हैं, लॉजिकल मेथड कहते हैं। तो सबसे पहली विधि इसमें है आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। ठीक है, आगमन विधि क्या है? उदाहरण से नियम की ओर बढ़ना। ठीक है, उदाहरण से
नियम की ओर बढ़ना। तो हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे विशेष से सामान्य, ये दो चीजें याद रखें, उदाहरण से नियम, विशेष से सामान्य। अब इसमें क्या, छात्रों को स्वयं अवलोकन, विश्लेषण, सामान्यीकरण के माध्यम से ज्ञान खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उनकी समझ गहरी होती है। तो एक बात याद रखेंगे कि जो हमारा आगमन विधि है, इसमें छात्र स्वतः ही केंद्रित होता है, स्वतः सक्रिय होता है, करके सीखता है। अब एक उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे बच्चों को सिखाना है कि चतुर्भुजों की चारों भुजाओं का जो कोण है वो 360 डिग्री है, तो इसके लिए उनसे तरह तरह की आकृतियों के चतुर्भुज बनवाते हैं और कोण को मापा जाता है। जब बच्चे अलग अलग आकृति के चतुर्भुज बना के उसके कोण मापते हैं और देखते हैं कि 360 डिग्री आ रहे हैं, तो वो निष्कर्ष पे पहुंचते हैं विशिष्ट से सामान्य पे कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इस तरह से बच्चे स्वयं क्रियाशील रहकर अपने निरीक्षण, तर्क और विवेचन के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन इसमें शिक्षण कार्य क्या होता है, धीमी गति से होता है लेकिन प्रभावी होता है। ठीक, और ये संभव है कि एक दो उदाहरण पर निष्कर्ष निकालने का अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो फिर ये शिक्षण विधि प्रयोग में ना लाइए, इसमें आपको कई उदाहरणों का प्रयोग करना पड़ेगा, समय लगेगा, लेकिन शिक्षण विधि अच्छी होगी। अब आ जाते हैं निगमन विधि पर। जो निगमन विधि है ये आगमन विधि की विपरीत है। इसमें क्या है, हम नियम से उदाहरणों की ओर जाते हैं, सामान्य से विशेष। यह विधि समय बचाने वाली, सीधी होती है, जहां शिक्षक पहले नियम बताता है, छात्र उन्हें लागू करते हैं, जिससे समझ विकसित होती है, और यह गणित, विज्ञान और व्याकरण जैसे विषयों में उपयोगी है। तो यहाँ पर शिक्षक क्या करता है, पहले नियम बताता है, फिर छात्र उन्हें लागू करता है, और इस तरह से हम शिक्षण कार्य को आगे चालू करवाते हैं। इस विधि में क्या है, सामान्य नियम, सिद्धांत या सूत्र से कक्षा की शुरुआत होती है, और इसके साथ साथ यह विधि व्याकरण, गणित और विज्ञान अन्य विषयों में प्रयोग की जाती है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। शिक्षक संज्ञा के विचार को अगर स्पष्ट करना चाहता है बच्चों को, तो पहले वो संज्ञा की परिभाषा देता है। ठीक है, कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अब यहाँ पर उसने क्या किया, इसके बाद वो तरह तरह के उदाहरण प्रयोग में लाता है। जैसे पूछ लेता है, ये आपके यहाँ पास जो किताब है इसे क्या कहते हैं, ये दीवार है इसको क्या कहते हैं, दरवाजा है, तो सबके नाम वो आपसे पूछता है, आपका नाम पूछता है, आपके साथियों का नाम पूछता है, बाहर किसी प्राणी का नाम पूछता है, और फिर वो क्लियर करता है, देखो इसमें व्यक्ति क्या है, वस्तु क्या है, भाव क्या है, स्थान क्या है, और इस तरह से वो संज्ञा को स्पष्ट करता है। तो पहले उसने सामान्य रूप से नियम लिया परिभाषा के रूप में, और फिर उसकी विशिष्ट चीजों पर उसको अप्लाई करके दिखाया, और इस तरह से उसने अपने शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाया। तो जब आप इस तरह से पढ़ाते हैं तो ये विधि आपकी क्या कहलाती है, निगमन विधि। यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि आगमन विधि में आप चलते हैं विशिष्ट से सामान्य, उदाहरण से नियम। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है, आपका जो निगमन विधि है इसके उल्टा चलती है, नियम से उदाहरण और सामान्य से विशेष। ठीक है, आगमन विधि में हम चलते हैं ज्ञात से अज्ञात, तो इसमें चलेंगे अज्ञात से ज्ञात। ठीक, तो ये हमारा तरीका हो गया। अब आते हैं अगली विधि पर, विश्लेषण संश्लेषण विधि, एनालिसिस सिंथेसिस मेथड। विश्लेषण और संश्लेषण विधि भी तार्किक विधियों में है, जहां विश्लेषण में किसी समस्या के छोटे समझने योग्य भागों में उसको तोड़ा जाता है और अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ जाते हैं, जबकि संश्लेषण में उन अलग हिस्सों या ज्ञात तथ्यों को जोड़कर एक पूर्ण समाधान या नया निष्कर्ष बनाया जाता है और ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो याद रखिए कि विश्लेषण कभी भी संश्लेषण के बिना पूर्ण नहीं है। मतलब जब आप विश्लेषण शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो बिना संश्लेषण विधि के आपको समस्या का हल मिलने वाला नहीं है। शिक्षक ने कोई आपके सामने समस्या रखी, तो आपने क्या किया, उस समस्या को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, और बांटने के बाद जब उसको आपने उसके संबंधों को समझा तो उसको पुनः आपने सिंथेसिस किया, संश्लेषण किया और फिर हल बताया। ये तरीका होता है विश्लेषण का। ठीक, और संश्लेषण विधि का आप एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे कि अगर हम जानते हैं कि ज्यामिति में एक प्रमेय को सिद्ध करने के लिए क्या करा जाता है, उसे छोटे छोटे ज्ञात तथ्यों से जोड़ना, और फिर उस ज्ञात तथ्यों या विचारों या भागों को मिलाकर एक नया एकीकृत रूप या समाधान बना देते हैं। तो इसी तरह से हम विश्लेषण और संश्लेषण विधि का प्रयोग सामान्यतः अपनी कक्षा में करते हैं, और छात्रों में ये गहन सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। वो रटते नहीं है बल्कि अवधारणाओं को सीखते हैं। ठीक, अगली स्लाइड पे आते हैं। चर्चा और वाद विवाद। देखिए, डिस्कशन एंड डिबेट में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखिएगा। छात्रों को अपने विचारों को व्यक्त करने, दूसरों के दृष्टिकोणों को समझने, आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए प्रेरित करना, ये तीन बिंदु है, ध्यान रखिएगा।
छात्रों को अपने विचारों को व्यक्त करने के अवसर, दूसरों के दृष्टिकोण समझने के अवसर, आलोचनात्मक सोच या चिंतन विकसित करने के अवसर चर्चा और वाद विवाद डिस्कशन एंड डिबेट मेथड में मिलते हैं। तीन विकल्प अगर आपके सामने आ जाए, ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज, ओके, या आ जाए इनके अतिरिक्त, तो तीन होंगे, एक जो ऐसा होगा जो इनमें नहीं है वो दिया है, वो आपका उत्तर बन जाएगा। तो सी टेट की परीक्षा को ध्यान में रखेंगे। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कोई शंका है तो कमेंट जरूर करें। मेरा प्रयास रहा है एक ही वीडियो में आपको सारी शिक्षण विधियां समझाने का प्रयास कर सकूं। बड़े टॉपिक हैं, कोशिश है, आशा है कि आपके लिए लाभान्वित आप इससे होंगे। चर्चा या डिस्कशन एक खुला सहयोगात्मक संवाद है जहां विद्यार्थी किसी विषय पर विचार विमर्श कर नए विचार उत्पन्न करते हैं और आम सहमति तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो चर्चा में क्या होता है? सहयोगात्मक संवाद। ध्यान रखिएगा, चर्चा क्या है? सहयोगात्मक संवाद है, जहां विद्यार्थी किसी विषय पर विचार विमर्श कर नए विचार उत्पन्न करते हैं और आम सहमति तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो ये तो सहयोगात्मक संवाद हो गया, चर्चा, डिस्कशन। पर वाद विवाद पे आते हैं। औपचारिक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया है। दो विरोधी पक्ष किसी प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में तार्किक तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिसका उद्देश्य दर्शकों को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराना और जीतना होता है। प्रतिस्पर्धा है ना दो ग्रुपों में, तो जीतना तो होगा ही होगा। इसमें क्या है? नियम, समय सीमा और निर्णायक दोनों निर्धारित होते हैं और यह अधिक संरचित और आक्रामक विधि है। तो ध्यान रखिएगा, चर्चा और वाद विवाद में क्या डिफरेंसेस मैंने बताए हैं, ये डिफरेंसेस आपको ध्यान में रखने हैं और इसी आधार पे आपके आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और जब ऐसे पूछे जाते हैं ना, तब हम फंसते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। कुछ अन्य प्रकार की शिक्षण विधियां हैं, जैसे गति शिक्षण, करके सीखना, शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सीखना। इसमें हम खेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। वही जो मैंने पीछे मेथड बताए हैं, उनको अगर आप अलग अलग एक्टिविटी आप ले लेते हैं, तो वो आपकी गति शिक्षण के अंतर्गत आ जाती है। खेल के माध्यम से सीखना और भूमिका निर्वाह सामाजिक नाटकों के उपयोग के माध्यम से। भूमिका निर्वाह क्या होता है? जैसे कि बच्चों को आपको सौर मंडल पढ़ाना है, तो सबको एक एक ग्रह के रूप में खड़ा कर दीजिए और सूर्य बना करके सारे बच्चों को चक्कर लगवाइए। तो उस तरह से वो ग्रह की गतियों को समझ सकते हैं, संबंधों को समझ सकते हैं, कौन सूर्य के पास है, कौन दूर है। सबसे पास जो बच्चा, उसको सबसे छोटे बच्चे को जो हाइट में, उसको खड़ा कर दीजिए और बताइए सबसे छोटा ग्रह है, सबसे लंबे वाले को बृहस्पति ग्रह बना दीजिए। तो भूमिका निर्वाह विधि, और ये आपकी विधि क्या होगी? इफेक्टिव होगी, बच्चे भूलेंगे नहीं। ठीक, तो ये शिक्षण विधियों के प्रकार हो गए। तो अब इसके बाद आपके लिए आखिरी स्लाइड एक बोनस है, इसको आप जो है ध्यान में रखिए। इसमें क्या है? शिक्षण विधि और उसके संस्थापक, किंडरगार्टन विधि के संस्थापक कौन थे? फ्रेडरिक फ्रोवेल। इन्होंने खेल विधि को लोकप्रिय बनाया। लेकिन खेल विधि के जनक कौन है? हेनरी कोल्डवेल कुक। लेकिन उसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? फ्रोवेल को। अगर कुक ऑप्शन में नहीं है तो हमारा आंसर होगा फ्रेडरिक फ्रोवेल, ये ध्यान रखिएगा खेल विधि के लिए। और किंडरगार्टन यानी बालोद्यान, किंडरगार्टन को क्या बोलते हैं? बालोद्यान, बालकों का उद्यान। ठीक। मॉन्टेसरी विधि, ये मैरिया मॉन्टेसरी द्वारा दी गई थी और इस विधि में उपकरण निश्चित होते हैं खेल के, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट या परियोजना विधि, अभी मैं आपको बता चुका हूं, किलपैट्रिक जो डीवी के शिष्य थे। समस्या समाधान जॉन डीवी द्वारा। ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण विधि आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा दी गई है। डाल्टन विधि हेलन पार्क हस्ट द्वारा। प्रश्न उत्तर विधि जो मैं बता चुका हूं, सुकरात द्वारा। समाज मिति विधि जे एल मोरेनो द्वारा। पाठ योजना प्रणाली हर्बर्ट के द्वारा। पंचपदीय सोपान और सूक्ष्म शिक्षण की डी डब्ल्यू एलन व कीथ एचिसन। ये दो लोग हैं, जरा ध्यान रखिएगा, डी डब्ल्यू एलन और कीथ एचिसन। ठीक है, ये इंग्लिश में आप ध्यान रखिएगा, एलन एवं कीथ एचिसन। तो ये 11 विधियां हैं, शिक्षण विधियां, जो आप याद रखिएगा। सूक्ष्म शिक्षण जो है वो शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में है शिक्षण विधि, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। निश्चित तौर पे ये वीडियो आपके सी टेट और यूपी टेट 2025-26 की परीक्षाओं के लिए बहुपयोगी होगा और इसमें से आपको प्रश्न मिले आपके, न केवल सीडीपी में, आपकी गणित की शिक्षण विधि में, हिंदी की शिक्षण विधि में, पर्यावरण की शिक्षण विधि में। ठीक, और अंग्रेजी या संस्कृत जो भी आप चयन करेंगे अपनी भाषा, उसमें भी आपको इसके प्रश्न मिले, ऐसी मेरी आशा है। और अगर आपको इन शिक्षण विधियों में कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन मिलता है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि भव्य एजुकेशन 15 पर आप सब्सक्राइब करिए और उसमें अपनी शंका मुझको पूछिए, मैं जरूर समाधान करूंगा। और मेरा अगला वीडियो इन्हीं शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्नों के ऊपर होगा और वो पीवाईक्यू भी हो सकती है और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन बना करके भी मैं आपके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर के रूप में लाऊंगा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।